गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने उस कॉमर्शियल बैंक की मीनिंग को जाना था। हमने देखा था कि कॉमर्शियल बैंक उन्हें बोला जाता है जो लोगों से जमाएं स्वीकार करती हैं और उन्हें उधार भी देती हैं। उधार वो सरकार को भी दे सकती हैं और व्यावसायिक फर्म को भी दे सकती हैं, किसके साथ साथ, इंडिविजुअल के साथ साथ। तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, उनको भी बढ़ावा दिया जा सके और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार हमने देखा था कि जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो एक मध्यस्थ के तौर पर कार्य करती हैं। हमने क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया को समझा था कि बैंक किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, साख का निर्माण करती हैं और जिसकी वजह से वो जो इकोनॉमी है उसमें मनी की सप्लाई को बढ़ा देती हैं और इस प्रकार से वो एक मनी सप्लायर का भी कार्य करती हैं। और भी जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसके अन्य कार्य देखे थे। हमने जो क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए एक टेबल के माध्यम से उदाहरण लिया था। उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से इनिशियल डिपॉजिट से की तुलना में जो कॉमर्शियल बैंक हैं कहीं अधिक उधार दे देती हैं लोगों को या सरकार को या जो भी व्यवसायिक फर्म हैं उनको। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अजम्पशन मानी थी और हमारी अजम्पशन थी दो कि हमने जो भी किसी इकोनॉमी में जितनी भी बैंक हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य कर रही होती हैं, उनको हम एक ही बैंक की तरह मान लेते हैं और जो भी लेन देन होता है इकोनॉमी में वो सारा का सारा बैंक के माध्यम से होता है और बैंक कैश नहीं देती किसी को भी उधार, और वो जो लेन देन कराती हैं वो चेक के माध्यम से किया जाता है। तो शुरुआत में जो हाई पावर रेट वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाई पावर्ड मनी, तो वो मनी एक तरह से आधार होती है क्रेडिट क्रिएशन का और उसके वो जो हाई पावर्ड मनी है वो लोगों द्वारा एक बार जब इनिशियल डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास जमा होती है तो बैंकों को कुछ हिस्सा पास रखकर बाकी उधार देने की इजाज़त होती है। और लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि बैंक कभी भी कैश में उधार नहीं देती है। वो क्या करती है कि एक जो भी उधार लेने वाला होता है उसके नाम का एक अकाउंट खोल देती है और उसमें जो भी उधार दिया है वो राशि दिखा देती है कि आपके अकाउंट में इतनी राशि है। और इस प्रकार हमने देखा था कि वो व्यक्ति संबंधित राशि को अगर निकालना चाहता है निकाल के, वो भी किस लिए निकालता है, किसी को देने के लिए। तो वो व्यक्ति निकाल कर किसी अन्य को जैसे ही देता है तो अन्य के माध्यम से, अन्य व्यक्ति के माध्यम से या संस्था के माध्यम से फिर से वही बैंकिंग सिस्टम में पैसा पहुंच जाता है और उस पैसे का फिर से वो एक निश्चित अनुपात में अपने पास रखकर कोष, जिसको हमने LLR नाम दिया था या इसको हम LLR कहते हैं बैंक की भाषा में, तो वो रखकर बाकी फिर से किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य संस्था को वो उधार देते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। कब तक? जब तक कि जितना इनिशियल डिपॉजिट किसी इंडिविजुअल के द्वारा जमा किया जाता है बैंक में उतने के बराबर जो भी LLR यानी रिजर्व कोष है बैंक के पास वो उसके बराबर ना हो जाए। यानी सारी की सारी जो भी इनिशियल डिपॉजिट होती है उसका कैश होता है वो बैंकों के पास ही रहता है। बैंक केवल जो भी उधार देती है वो किसके, व्यक्ति के खाते में दिखाकर जो भी अमाउंट होता है उसके रूप में देती है, यानी वो कैश किसी को नहीं देती है। इस प्रकार से लेन देन चेक के माध्यम से होता रहता है और बैंक जो भी उधार देती है वो इनिशियल डिपॉजिट की तुलना में कई गुना देती है और उसको हमने नाम दिया था क्या, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर, जिसको बोलते हैं हम मुद्रा गुणक। इसको हिंदी में मुद्रा गुणक बोलते हैं। और ये हम लोगों ने बात की थी कि जो LLR है उससे विपरीत संबंध रखता है, यानी जितना LLR बढ़ा दिया जाता है उतना ही जो मनी मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू कम होती जाती है और इसके उल्टा भी, यानी उसकी वाइस वर्सा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो भी LLR है उसकी वैल्यू 0 कर दी जाए तो क्या होगा? तब बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता है वो
अनलिमिटेड हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में बिल्कुल बैंक जितना चाहे उतना क्रेडिट क्रिएशन कर देगी, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर गुड्स एंड सर्विस वही हैं और मनी सप्लाई लगातार बढ़ती जाएगी तो क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन, क्या मुद्रास्फीति। तो आज हमें इसी टॉपिक को समझना है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा सकता है मनी सप्लाई का बढ़ना इन्फ्लेशन के लिए। तो इन्फ्लेशन के और भी अन्य कारण हैं मनी सप्लाई के अलावा, तो हम यहाँ पर मनी सप्लाई को तो एक फैक्टर के रूप में लेंगे ही, और भी अन्य फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फ्लेशन के लिए उनको भी समझेंगे। तो इसकी जगह अगर मान लीजिए बहुत कम सप्लाई हो जाती है मनी की इकोनॉमी में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ना, आपको मैंने अच्छे से बताया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में? बिल्कुल सही, क्योंकि मनी सप्लाई ही परचेजिंग पावर होती है, लोगों की खरीदने की शक्ति होती है। अगर इकोनॉमी में खरीदने की शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी? डिफ्लेशन उत्पन्न हो जाएगी। यानी जब बहुत कम खरीदने की शक्ति होगी लोगों के पास, परचेजिंग पावर होगी, तो जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम होने लगेंगी, और इसी स्थिति को कहेंगे डिफ्लेशन, यानी अस्फीति की। तो इन्फ्लेशन के विपरीत कौन सी स्थिति होती है? डिफ्लेशन होती है, यानी मुद्रास्फीति की जगह अस्फीति हो जाती है, मुद्रा अस्फीति। तो एक अगर कॉन्सेप्ट को हम सही समझते हैं तो हमें दूसरे को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि वो जनरली उसके विपरीत का ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जनरली जो भी मनी सप्लाई होती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, उस पर जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, और भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो कंट्रोल किए रहता है किसके माध्यम से? मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। ये उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, या मनी जो भी है क्रिएशन जो करती है कमर्शियल बैंक, उस पर किसके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है? किसके माध्यम से? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के माध्यम से, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या अन्य देशों में जो भी वहाँ की केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा। तो क्योंकि केंद्रीय बैंक का कार्य यही होता है कि वो मनी की जो भी सप्लाई है इकोनॉमी में वो एक ऑप्टिमम लेवल तक बना रखे, ताकि उसकी वजह से ना तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो इकोनॉमी, ना ही डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो। तो एक बैलेंस लेवल पर जो जनरल प्राइस के लेवल होता है, सामान्य कीमत स्तर होता है, वो बना रहे, सामान्य स्तर पर ही बना रहे, ज़्यादा ना हो। तो जो इन्फ्लेशन है, अगर सही से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है मनी सप्लाई को, तो इस तरह की सिचुएशन की उत्पत्ति हो सकती है इकोनॉमी में। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक किस पे कंट्रोल किए रहता है? कॉमर्शियल बैंक के जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, उसकी कैपेसिटी होता है, उस पर कंट्रोल किए रहता है, उस पर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, रेगुलेट करता है कि ना ज़्यादा हो जाए और ना ही कम हो जाए। तो उनको जिन माध्यमों से कॉमर्शियल बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, उसको हम लोग सेंट्रल बैंकिंग वाले जो भी आपका चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मूल्यस्वेशन, राशनिंग, तो इस तरह से ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं इन सबको हम समझ के, और फिर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे बाद के चैप्टर में। अभी हम लोग जो भी इन्फ्लेशन के लिए संक्षिप्त में जानकारी है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या हमेशा किसी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होती है? तो ऐसा नहीं है। एक लेवल पर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होना अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत मामूली सा इन्फ्लेशन हो रहा है 3-4% के आसपास, तो इकोनॉमी में थोड़ा तेजी रहती है, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनमें उत्साह बना रहता है और वो प्रोडक्शन करते रहते हैं, ऐसा कीन्स का मानना भी है। तो एक लेवल से ज़्यादा जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने लगता है तो फिर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन होगा तो
जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी मूल्य लगातार बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हतोत्साहित होंगी, साथ ही साथ कंज्यूमर होंगे, उन्हें भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर यानी बजट लाइन जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस बजट लाइन से बाहर हो जाएंगी चीज़ें और उनको आवश्यकता की वस्तुएं भी खरीदने में मुसीबत होगी। तो चलते हैं हम इस संबंधित टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डिफिनेशन को। इन्फ्लेशन यानी इसको हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इट रेफर्स टू द राइज इन प्राइज, इसी को बोल सकते हैं इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ डेली और कॉमन यूज सच एज फूड्स, क्लॉथिंग एट्सेट्रा। यानी इसका मतलब है कि जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, यानी एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है, और वो जो सामान्य कीमत स्तर है वो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, जनरली जो भी आपकी कॉमन यूज की वस्तुएं हैं, डेली यूज की वस्तुएं हैं, जैसे फूड्स, क्लॉथिंग, जो भी हाउसिंग यानी किराया वगैरह, जो भी ट्रांसपोर्टेशन या जो आने जाने के लिए साधन यूज करते हैं परिवहन के, उनका किराया, तो इन चीज़ों का ज़्यादा जब दाम होने लगता है, वो लंबे समय तक बढ़ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है या मुद्रास्फीति हो रही है। तो ये इसकी क्या है, डिफिनीशन है। अब हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं कि इसके क्या कारण हैं और क्या इफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ इसको किस तरह से जो भी है कंट्रोल किया जा सकता है, उन चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे पहले हमें समझना है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला जो कॉजेज है इन्फ्लेशन का, यानी हम अगर मुख्य रूप से जो इसके कारण हैं वो दो तरह से हम बांट सकते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं, किसको, इन्फ्लेशन के कारण को, या ये टाइप हो सकते हैं इसके कि किस तरह से हो सकती है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कहलाती है। यानी जब वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, यानी लोगों के पास जब परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, इकोनॉमी में खरीदने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, वो उसके कारण कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है उसकी वजह से, या सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, या टैक्स को कम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को खरीदने की जो उनके पास क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जो मांग बढ़ रही है उस तरह का मुद्रास्फीति। तो इस तरह में क्या करते हैं कि लोगों को ढेर सारी परचेजिंग पावर दे दी जाती है, और वो भी बहुत से माध्यमों से, चाहे वो बैंक के माध्यम से, यानी उसके द्वारा क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर दिया जाता है, बैंक जो भी रेट होती है उधार दर वो भी कम कर दी जाती है, तो लोग ज़्यादा उधार ले सकते हैं, और टैक्स कम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के पास ज़्यादा खरीदने के लिए पैसा बचेगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम है जो वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि अगर डिपसिटिंग फाइनेंसिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था की जा रही है, यानी अतिरिक्त करेंसी छाप कर और उसके माध्यम से कार्य कर रही है सरकार, जो भी चाहे वो कंजम्पशन का हो या इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी स्थिति में सर्कुलेशन में इकोनॉमी में ज़्यादा मनी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि क्या होगा, परचेजिंग पावर पहले की तुलना में बढ़ती जाएगी, और लोगों के पास जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी, और अगर गुड्स एंड सर्विस पहले की तुलना में है तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी परचेजिंग पावर अब उतनी जितनी पहले गुड्स थी उनका ही पीछा करेगी। तो जो चीज़ें इतनी राशि में खरीदी जाती थी अब वो इतनी राशि में खरीदी जा रही हैं। तो बात तो वही है कि जैसे मान लीजिए पहले 5 गुड्स हैं और उनकी प्राइस थी 5 यूनिट से, मान लीजिए किसी इकोनॉमी में, और वो ऐसा संभव नहीं है लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, उनकी कीमत है मान लीजिए पहले 10 रुपये पर यूनिट की, तो 50 थी टोटल सप्लाई, अब वही 500 हो जाती है, तो एक कमोडिटी की कितनी कीमत हो जाएगी, बिल्कुल 100 रुपये के बराबर हो जाती। तो इस प्रकार से डिमांड बढ़ेगी जब सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी किसकी, मनी की। तो अगला जो हमारा इसका कारण है मुख्य, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन,
यानी लागत जब बढ़ने लगती है, किसकी, जो भी प्रोड्यूसर होता है, फर्म्स होती है, जब उसकी लागत बढ़ने लगती है तो उसे मजबूरन जो भी वस्तुएं होती हैं, गुड्स हों या सर्विस हों, उनको बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल बढ़ गया या लेबर ज़्यादा वेजेज की डिमांड करने लगा कि उसको क्या किया जाए, उसकी मजदूरी को बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा जब पैसा देगा रॉ मटेरियल के रूप में और मजदूरी के रूप में मजदूरों को, तो ऐसी स्थिति में उसकी लागत बढ़ जाएगी और उस लागत को वो वसूलेगा किससे, अंततः जो भी कंज्यूमर हैं उसके, उनसे वसूलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होगी वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, यानी ये इसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार होगा, लागत बढ़ने का कारण जिम्मेदार होगा। और लागत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है और मजदूरी भी बढ़ रही है। मान लीजिए जैसे स्टील प्लांट है, तो जो लोहा है कच्चा जिससे स्टील बनाया जाता है, जब उसके कच्चे लोहे के दाम बढ़ जाएंगे तो स्टील के दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। वो इसलिए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जो भी फर्म्स है, कंपनी है, उसको ज़्यादा लागत देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का जो भी महंगाई होगी वो लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाएगी। अब एक जो अगला है वो है डिवैल्यूएशन। अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया जाए, यानी डिवैल्यूएशन का मतलब है विदेशी मुद्रा की तुलना में जो घरेलू मुद्रा है उसकी कीमत कम कर दी जाए, ये वाला जो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले जो भी आपका चैप्टर है, यूनिट्स है, उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग इसको संक्षिप्त में समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की कीमत कम कर दी जाती है तो क्या होता है कि विदेशियों को यहाँ वस्तुएं खरीदना सस्ता हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी डिमांड करने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो यहाँ की गुड्स बाहर चली जाने लगेंगी। और जब इकोनॉमी में सप्लाई कम होगी गुड्स की तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ राइजिंग वेज जो हम लोगों ने देखा है अभी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अगर मजदूर अपनी मजदूरी को बढ़ाने लगें तो ऐसी स्थिति में लागत बढ़ जाने की वजह से फर्म्स की जो भी कंपनी है वो वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती हैं। और भी इसके अन्य कारण हैं, जैसे किसी वजह से रॉ मटेरियल कम होने लगे या समाप्त होने लगे, या किसी वजह से प्राकृतिक आपदा की वजह से भी शॉर्टेज हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ने लगेगी। भला ही जो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो पहले की ही तरह हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विस के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, या जो भी क्रॉप्स है, फसलें हैं, वो बर्बाद हो गई हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी गुड्स की, उसकी वजह से भी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये बहुत से कारण हैं, किसके लिए जिम्मेदार हैं, ये इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं आपके। अब हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, यानी इकोनॉमी में जो भी इफेक्ट हैं वो क्या पड़ेंगे। तो इसको हमें यहाँ संक्षिप्त में ही जानना है, ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है ये। तो यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है वो उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर जिनकी फिक्स्ड इनकम है, यानी उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस संबंधित कंज्यूमर को परेशानी उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उसको उसी परचेजिंग पावर से पहले की अपेक्षा जो महंगी हो गई हैं वस्तुएं खरीदने पड़ेंगी या उसी करेंसी से खरीदनी पड़ेंगी, तो उसकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई, क्योंकि महंगाई होने से क्या होता है, परचेजिंग पावर, याद रखेंगे, कम हो जाती है। यानी परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। परचेजिंग पावर अगर बढ़ रही तो यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर परचेजिंग इन्फ्लेशन कम हो रही है या डिफ्लेशन हो रही है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब फिक्स्ड इनकम वाले व्यक्ति की जो स्थिर आय कमाता है और उसको डीए वगैरह नहीं मिलता, यानी जो भी डियरेंस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो नहीं मिलता है, तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि वो अब पहले की तुलना में कम वस्तुओं को उतनी ही इनकम से खरीद पाएगा। अगर उसको डीए मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की उसको दिक्कत नहीं होगी, वो उसी लेवल पर रहेगा, कांस्टेंट लेवल पर रहेगा। और अगर वैसा व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए इन्फ्लेशन की तुलना में ज़्यादा इनकम इंक्रीज हो रही है, जनरली ऐसा इनकम पाने वाला
बहुत कम होते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, बिल्कुल अगर उनकी आय, उनकी वस्तुओं के दाम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें फ़ायदा होगा इन्फ्लेशन से, क्योंकि उनको पहले की तुलना में ज़्यादा परचेजिंग पावर मिल जाएगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी उतनी तेज़ी से उनकी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। जैसे किसान है तो उसको फ़ायदा हुआ। अब बात हम करते हैं ऋणी और जो भी ऋण देने वाला है और ऋण लेने वाला, यानी तो ऋण देने वाला व्यक्ति जो है वो घाटे में रहता है। किससे? इन्फ्लेशन से। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होने की वजह से उसकी जो वास्तव में परचेजिंग पावर है, जो उसको मिलने वाला है पैसा जब उसने ऋण दिया था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो उसके पैसा मिलेगा पहले की तुलना में उसी पैसे से वो कम वस्तुएं खरीद पाएगा। मान लीजिए वो पहले 10 रुपये का एक पेन खरीदता था, अब वो 20 रुपये का हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब उसको ऋण वापस मिलेगा तो उतने से वो एक पेन नहीं खरीद पाएगा। मान लीजिए वो ऋण वापस हो रहा है और 15 रुपये ही उसे मिल रहा है, लेकिन पेन तो 20 रुपये का हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋण देने वाले को घाटा होता है इन्फ्लेशन से, और ऋण लेने वाले को फायदा होता है, क्योंककि अब परचेजिंग पावर के मामले में उसे कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले की तुलना में जो भी उसने लिया होगा जब ऋण, उसी ऋण से उतनी मात्रा से वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद पा रहा था। अब उतनी ही पैसा को जब वो चुका रहा है तो जितने पैसे वो दे रहा है उतने पैसे से वो पहले की तुलना में उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा, यानी जितनी उसने जब ऋण लिया था उतनी वस्तुएं अब वो नहीं खरीद पाएगा। तो इस प्रकार से ऋणी को क्या होता है? बिल्कुल सही, फायदा होता है। तो इसके अलावा और भी प्रोडक्शन पर भी, जीडी पर भी, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है। अगर मैंने बात की कि अगर एक लेवल पर ही बढ़ रही है इन्फ्लेशन तो ठीक है इकोनॉमी की, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो फिर इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि अगर थोड़ी बढ़ रही है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और लोग डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से वो प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस बिकेंगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, जो भी इन्फ्लेशन है उसको कैसे दूर कर। मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मुख्य रूप से जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी हैं, और ये कह सकते हैं कि दो हाथ हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के संदर्भ में, और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है, संचालित की जाती है, लागू की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी को कंट्रोल करने के लिए, किसके पास? आरबीआई के पास होते हैं, जैसे जिनमें प्रमुख हैं बैंक रेट, रेपो रेट, जो भी रिवर्स रेपो रेट है, और सीआरआर, एसएलआर, इसके अलावा मार्केट ऑपरेशंस और ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मोडसुएशन, तो क्रेडिट राशनिंग। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनकी मदद से बैंक क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से संचालित करती है कि अगर इन्फ्लेशन है तो वो कॉन्ट्राडिक्शनरी जो भी है, संकुचनकारी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी, और अगर डिफ्लेशन है तो वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाएगी। यानी इकोनॉमी में इस तरह से कार्य करेगी अगर इन्फ्लेशन है कि लोगों से परचेजिंग पावर को खींच ले, और अगर डिफ्लेशन है तो परचेजिंग पावर को विभिन्न माध्यमों से, इंस्ट्रूमेंट से वो इकोनॉमी में देगी, जिसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। केवल यहाँ पर हम लोग ये समझ लें कि मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार कार्य करें। इसी प्रकार से फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी भी बजट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और फिस्कल पॉलिसी सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है, और इसमें क्या करती है कि सरकार लोगों से, अगर इन्फ्लेशन है तो महंगाई कम करना है उसे, तो वो जो भी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी वो संकुचनकारी अपनाएगी, यानी लोगों से परचेजिंग पावर लेगी। जैसे मान लीजिए अपना खर्च कम कर देगी, डिप्रिसिएटेड फाइनेंसिंग कम कर देगी, और इसके साथ साथ जो भी टैक्स है वो बढ़ा देगी, सब्सिडी कम कर देगी। तो इससे क्या होगा, लोगों से परचेजिंग पावर ले लेगी और कम हो जाएगी लोगों की, तो वो डिमांड कम कर देंगे और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाए। अगर डिफ्लेशन है तो जाहिर सी बात है वो विस्तारवादी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी, ज़्यादा खर्च करेगी, सब्सिडी देगी, लोगों को पेंशन वगैरह देगी, किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम भी देगी, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहुँचे, बिल्कुल सही परचेजिंग पावर पहुँचे। तो ये
मेजर हैं जो अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी हम लोगों ने बात की कि जो रॉ मटेरियल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, या जो भी अनाज है, खाद्यान्न है, उसकी ज़्यादा सप्लाई की जाए, उसका ज़्यादा उत्पादन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस संबंधित इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होगा। तो उन प्रोडक्शन के माध्यम यानी पूर्ति पक्ष से भी इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। ये भी आपका एक मुख्य मेजर हो सकता है, या मुख्य मेजर है, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा है वस्तुओं की तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन कम हो सकता है। धन्यवाद।